अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। जी, वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम, आ रही है। ओके। ओके क्लास, हमारा हेलो जी, अब आ रही है आवाज? ओके। ओके, आज हमारी जो है वो लास्ट क्लास है जो कि फिजिकल होनी थी, लेकिन ब्रदर कंडीशन की वजह से हमें ऑनलाइन रखनी पड़ी। आज जो हम कंटेंट कवर करेंगे दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसका ओवरव्यू हमने मिड से पहले भी देखा था जब हम मिड टर्म से लास्ट वाला चैप्टर 5 वहाँ पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ हम मिड से पहले देखेंगे और कुछ हम मिड के बाद देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब जब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, सो प्रोसेस इज बेसिकली क्या, एक प्रोसेस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है। अब वी आर सेइंग के जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सो वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस इन अ रेडी क्यू और जिनको एग्जीक्यूट होना है। अगर यूनी प्रोसेसर सिस्टम है तो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस कोई एग्जीक्यूट हो सकता है। वी हैव मल्टीपल प्रोसेस इन अ रेडी क्यू और सीपीयू उनमें से किसी का जो है वो क्राइटेरिया की बेसिस में किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर टाइम शेयरिंग है, जैसे हमने राउंड रॉबिन में देखा था कि कुछ टाइम क्वांटम के बाद वो प्रोसेसेस को स्विच करा हुआ। लेट्स सपोज अगर 4 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4 और सीपीयू ने टाइम सेलेक्ट किया है कि हर 3 सेकंड बाद वो प्रोसेसेस को जो है वो स्विच करेगा। तो लेट्स सपोज पहले P1 को उसने टाइम दिया 3 सेकंड्स के लिए, प्रोसेस 1 चला, उसके बाद उसने प्रोसेस P2 को रेडी क्यू से उठाया और चला दिया। सो जब हमारे पास प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब, कैन बी क्लासिफाइड इनटू two types. We have two types of processes. Types of processes. One is independent process and another one is cooperating process. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, सो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। लेट्स सपोज एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं कर रही होगी। दे आर टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग, जो प्रोग्राम वो एक्सेस कर रहे हैं, जो कोड यूज़ कर रहे हैं, जो मेमोरी एरिया वो यूज़ कर रहे हैं, वो टोटली different है। But when we are talking about the cooperating process, so cooperating process are basically those processes जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब वो कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, either थ्रू मैसेज पासिंग या कोई शेयर्ड मेमोरी एरिया होगा। अब उस शेयर मेमोरी एरिया में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी या कोई वेरिएबल होगा कॉमन जिसको वो दोनों प्रोसेसेस यूज करें। लेट्स सपोज वी हैव टू प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 एंड वी हैव, अब कोऑपरेटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शेयर हो सकती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दो प्रोसेस आपस में शेयर कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दीज प्रोसेस आर कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इट कैन बी अ शेयर्ड वेरिएबल, ठीक है, कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि किसी मेमोरी एरिया में पड़ा होगा और उसको एक से ज़्यादा प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दीज प्रोसेस आर जो है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, मींस कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दैट शेयर वेरिएबल।
और किस तरीके से कनेक्टिविटी हो सकती है, हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल हो गया, कोई कोड सेगमेंट हो गया, मीन्स कोई ऐसा मॉड्यूल है, कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको दो डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं। और कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या चीज शेयर कर सकते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन शेयर मेमोरी एरिया, मीन्स एक रीजन ऑफ मेमोरी है, जिससे जैसे हमने पढ़ा था बाउंडेड बफर पढ़ा था, अनबाउंडेड बफर पढ़ा था, जिसमें हमारे पास शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट था कि वी हैव अ मेमोरी एरिया जिसको एक से ज्यादा प्रोसेसेस एट अ टाइम यूज कर सकते हैं जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। सो मेमोरी एरिया भी हो सकता है और इट कैन बी रिसोर्सेज एज वेल। जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस रन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे हम प्रिंटर की बात करें, हम मॉनिटर की बात करें, हम कीबोर्ड की बात करें, तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग। सो उन प्रोसेसेस को इन रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ठीक है, अब रिसोर्सेज में आपके पास आईओ डिवाइसेस आ सकती हैं, आपके पास मेमोरी एरिया आ सकता है, आपके पास सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम आ सकता है कि प्रोसेसेस वांट सीपीयू टाइम। तो रिसोर्सेस की शेयरिंग भी हम कह रहे हैं कि जब ये चीजें आपस में शेयर कर रहे हो कोई प्रोसेस, सो वी हैव टू सिंक्रोनाइज दैट प्रोसेसेस। अगर उन प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो हमें आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगी, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट डाटा मिलना शुरू होगा और इनअप्रोप्रिएटली हमारा सिस्टम काम कर रहा होगा। सो फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वी शुड हैव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, कि हम उन प्रोसेसेस को कैसे सिंक्रोनाइज करें। सिंक्रोनाइजेशन के डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनको हम यूज कर सकते हैं, थ्रू विच जब प्रोसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू शेयर्ड वेरिएबल, कोड सेगमेंट, मेमोरी एरिया और रिसोर्सेज, तो जब वो कम्युनिकेट कर रहे हो तो एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट कर रहा हो या एक्सेस कर रहा हो या राइट कर रहा हो किसी शेयर्ड वेरिएबल पे लेट्स सपोज, तो दूसरे को पता हो कि इस वक्त ये प्रोसेस इस पे राइट कर रहा है, मैं इस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि कोऑपरेटिंग फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, और कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो होंगे कौन से प्रोसेस जो इन सारी चीजों को साइमल्टेनियसली शेयर चीजों, इन सब चीजों को शेयर कर रहे होंगे। शेयर करोगे मीन्स हमारे पास एक कीबोर्ड है लेट्स सपोज, अब ये तीन प्रोसेसेस को उस कीबोर्ड की जरूरत है और एट अ टाइम कोई एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम किस तरीके से उस रिसोर्स को शेयर करवाएंगे अपने मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान। सो उसके लिए हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज करना पड़ेगा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये कह रहा है कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं थ्रू विच हम जो है वो अपने उसको जो है वो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है टेम्प जो कि शेयर्ड वेरिएबल है और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 10, और ये वेरिएबल शेयर्ड है जो दो हमारे पास प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं। लेट सपोज वी हैव प्रोसेस P1 और P1 की एग्जीक्यूशन साइकिल हमारे पास क्या होगी, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान P1 शेयर्ड वेरिएबल को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये शेयर्ड वेरिएबल है। अब लेट सपोज मैंने कहा कि P1 का अपने पास एक लोकल वेरिएबल है A, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, जिसकी वैल्यू टेम्प के इक्वल हो गई। तो टेम्प की वैल्यू 10 है, सो A की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, A की वैल्यू भी हमारे पास 10 हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने दी A प्लस प्लस। ठीक है, A में इंक्रीमेंट कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्लीप का एक मेथड कॉल कर दिया, sleep1, एंड देन मैंने कहा कि temp is equal to A. Similarly, we have another process which is P2. ठीक है, अब P2 की एग्जीक्यूशन मेरे पास क्या है, P2 एग्जीक्यूट होगा, इसके पास एक अपना लोकल वेरिएबल है। टेम्प एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों के दरमियान शेयर्ड वेरिएबल है, दोनों एक्सेस कर सकते हैं, और A और B प्रोसेस P1 का अपना लोकल वेरिएबल है और P2 प्रोसेस 2 का अपना लोकल वेरिएबल है। अच्छा, आपने इस तरीके से प्रोग्रामिंग में हमने ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी देखा होगा कि जब हम किसी वेरिएबल को आउटसाइड द मेथड डिक्लेयर करते हैं तो वो जो वेरिएबल है वो अपने बाद आने वाले तमाम मेथड्स के लिए एक्सेसिबल होता है, और अगर हम किसी वेरिएबल को किसी मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो उस मेथड का अपना लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल मीन्स कि वो उसी
मेथड के स्कोप के अंदर यूज हो सकता है, आउटसाइड दैट मेथड दैट वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल। इसीलिए अगर हमें कोई चीज शेयर करवानी हो कि वो एक से ज्यादा मेथड यूज करें तो हम उसको ग्लोबल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि हमने यहाँ पे एक और प्रोसेस क्रिएट किया जिसको हम कह रहे हैं बी इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू भी हमने क्या कर दी, टेम्प। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इन बी इज इक्वल टू टेम्प वी हैव, देन हमने यहाँ पे कर दिया y माइनस माइनस। ये दो प्रोसेस की अलग अलग एग्जीक्यूशन है, तो मैंने इसकी कर दी b माइनस माइनस, एंड देन सिमिलरली मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको स्लीप करवा दिया, स्लीप 1। ठीक है, कुछ आगे टाइम दे दिया कि कितने टाइम के लिए हमने इसको स्लीप करवाना है। अब लेट सपोज हम कह रहे हैं कि आफ्टर स्लीप ये फिर जब एग्जीक्यूट हो तो फिर ये क्या करे, ये इस टेम्प की वैल्यू को अपडेट करते हैं, एंड इट शुड बी टेम्प इज इक्वल टू b। अच्छा, अब मुझे आप इन दोनों में से कोई एक सीक्वेंस ऐसी रैंडम बता दें कि हम इनमें से, और ये याद रखना है कि जो हमारे पास प्रोसेसर है यूनी प्रोसेसर है, मीन्स हमारे पास एक ही प्रोसेसर है, तो एट अ टाइम इन दोनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब मुझे कोई एक रैंडम बता दें कि पहले हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे या P2 को। लेट सपोज हम P1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अब जब हम P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, हो सकता है वो रेडी क्यू में मौजूद हो, लेकिन अभी एट अ टाइम क्योंकि एक ही प्रोसेसर है तो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। सो लेट इज्यूम हमने P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो इसका लोकल वेरिएबल है a, जिसकी वैल्यू टेम्प। अब टेम्प क्या है, एक शेयर्ड वेरिएबल है जिसको P1 भी एक्सेस कर सकता है और P2 भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, a की वैल्यू हमने कर दी टेम्प, सो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 10। देन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू पहले 10 थी, प्लस प्लस होके क्या हो गई 11। फिर उसके बाद हमने इसको कहा कि इसको स्लीप कर दो। स्लीप का मतलब क्या है कि इसको कुछ टाइम के लिए प्री एम्प्ट कर दो। प्री एम्प्ट कर दो मतलब प्रोसेसर से हटा दो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमने इसको लेट सपोज कहा कि ये हमने इसका जो स्टेट है वो चेंज कर दिया, रेडी स्टेट से हम इसको सस्पेंड मिलेगा, लेट सपोज कुछ टाइम के लिए स्लीप ऑपरेशन पे चला गया। सो उस टाइम पे क्या होगा, सीपीयू फ्री हो गया। जब सीपीयू फ्री हो गया सीपीयू फ्री होने की सूरत में हम क्या करेंगे, सीपीयू फ्री होने की सूरत में हम नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे। P2 ऑलरेडी हमारे पास रेडी क्यू में मौजूद है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमने P2 को एग्जीक्यूट कर दिया। अब P2 क्या कह रहा है, P2 भी उसी शेयर्ड वेरिएबल टेम्प को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू क्या है मेरे पास 10। ठीक है, हमने क्योंकि इंक्रीमेंट तो a में किया है तो हमारे पास टेम्प की वैल्यू 10 ही है, तो हमारे पास टेम्प की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू क्या कर दी, b इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू हो गई टेम्प। तो जब हमारे पास b की वैल्यू टेम्प हो गई, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 10। फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, हमने क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट में b माइनस माइनस, so b इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद हमने दोबारा से प्रोसेस P2 को भी स्लीप करवा दिया कि अब इसको भी दोबारा से प्रीएम्प्ट कर दो। ठीक है, तो इसने जब इसको प्रीएम्प्ट किया तो ये प्रोसेस भी हमारे पास सीपीयू से हट गया। फिर उसके बाद हम अज्यूम करेंगे सिर्फ दो ही प्रोसेस थे रेडी क्यू में, तो इसके बीच में ही सीपीयू स्विच होता रहेगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस स्लीप 1 के बाद हमारे पास P1 है। हमने इसके कहा कि इसको जब हमने प्रीएम्प्ट किया तो नेक्स्ट प्रोसेस का जो स्लीप टाइप था वो खत्म हो गया, आफ्टर 1 सेकेंड वो जाके वापस आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अगर हम ये एग्जीक्यूशन देखें तो अगर हम ये एग्जीक्यूशन फॉलो करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया टेम्प की वैल्यू 11। तो ये जो टेम्प की वैल्यू 11 है, अगर हम एक्चुअली देखें तो टेम्प की वैल्यू 10 है। एक दफा हमने इसमें इंक्रीमेंट किया और एक दफा हमने इसमें डिक्रीमेंट किया, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए था दैट शुड बी 10। 10 था, एक दफा इंक्रीमेंट हुआ, एक दफा डिक्रीमेंट हुआ। अगर 10 था, इंक्रीमेंट हुआ 11, डिक्रीमेंट हुआ दोबारा 10 हो गया। अगर 10 था, पहले हमने डिक्रीमेंट किया 9, फिर इंक्रीमेंट किया 10, तो इसका रिजल्ट फाइनल हमारे पास क्या आना चाहिए था 10। लेकिन हमारे पास इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए टेम्प की वैल्यू क्या अपडेट है 11। सिमिलरली अब लेट सपोज कि हम ये कह रहे हैं कि हम पहले P2 को एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
हम अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसका पैरामीटर चेंज कर देते हैं, और हम पहले किसको चेंज कर रहे हैं, पहले हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं P2 को। सो P2 पे हमारे पास क्या है, P2 पे हमारे पास है ठीक है, तो P2 की वैल्यू हमारे पास b इज इक्वल टू टेम्प है। तो हमने पहले क्या किया, हमने कहा कि b इज इक्वल टू टेम्प इज b इज इक्वल टू 10। अब पहले हमने अपनी एग्जीक्यूशन की जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दी, पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ था फिर P2, अब पहले हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, b की वैल्यू 10 हो गई, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास b की वैल्यू माइनस माइनस, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 हो गई। फिर हमने कहा कि स्लीप कर लो, इस वाले प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए स्लीप कर दो, प्रीएम्प्ट कर दो, सीपीयू से हटा दो, रेडी स्टेट से सस्पेंड या ब्लॉक स्टेट में डाल दो। तो इसने इसको ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्लॉक कर दिया तो फिर हमारे पास रेडी क्यू में एक और प्रोसेस मौजूद है P1। P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। P1 की एग्जीक्यूशन में हमने क्या बताया कि a इज इक्वल टू 10, सो a की वैल्यू 10 हो गई हमारे पास, जो इस शेयर वेरिएबल की थी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि a प्लस प्लस, तो हमने कहा कि a इज इक्वल टू 11। जब हमने a इज इक्वल टू 11 किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आई, स्लीप 1। जब हमने इसको स्लीप करवा दिया तो ये वाला प्रोसेस P1 हट जाएगा, और फिर हमारे पास कौन सा प्रोसेस दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, P2। जब तक इसका स्लीप टाइम खत्म हुआ, और हमने कहा टेम्प की वैल्यू क्या कर दो, टेम्प की वैल्यू कर दो b। तो टेम्प की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 9। तो एक केस में अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ रही है, पहले हमारे पास 11 आ रही थी, अब हमारे पास 9 आ रही है, जबकि सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन। ये जो हमने अभी फिनोमेना देखा है, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं जो एक किसी भी चीज को शेयर कर रहे हैं, तो जब वो शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो शेयरिंग के दौरान जो आपका फाइनल आउटकम है वो डिपेंड है आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का। एक्चुअल रिजल्ट 10 आना था, ठीक है, तो हमारे पास चाहे ये एग्जीक्यूट हो चाहे ये एग्जीक्यूट हो, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए था, 10, क्योंकि एक दफा इंक्रीमेंट हुआ एक दफा डिक्रीमेंट हुआ। लेकिन जब हमने P1 को पहले से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो उसकी बेसिस पे रिजल्ट 11 आया, और जब हमने P2 को पहले एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट 9 आया। दोनों ही केसेस में रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेस कंडीशन व्हेन वी हैव मल्टीपल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो कि किसी भी शेयर्ड, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कोड सेगमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उनकी एक्सेस करते वक्त हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये फिनोमेना यूज हो रहा है कि फाइनल आउटकम क्या आएगा ये डिपेंड कर रहा है हमारी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें सवाल किस तरीके से आ सकता है, इसमें सवाल इस तरीके से आ सकता है जैसे ये किस एग्जांपल गिवन है, इसी तरह मैं आपको कोई कोड स्निपेट दे दूं दो प्रोसेसेस के, और एक कोई भी कॉमन वेरिएबल शेयर करवा दूं। अब जब मैं शेयरिंग करवाऊं और मैं एग्जीक्यूशन दे दूं, तो हो सकता है कि मैं उसमें स्लीप की स्टेटमेंट ना दूं, मैं सिर्फ ये दूं कि पहले प्रोसेस P1 की इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होगी, 2 होगी, 3 होगी, फिर प्रोसेस 2 की एग्जीक्यूशन 1 स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगी। तो फिर आप बताएं कि अगर ये सीक्वेंस फॉलो होती है तो क्या आउटकम आपके पास टेम्प के या जो भी लोकल वेरिएबल है उसका यूज हो सकता है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जिस तरह ये एग्जांपल गिवन है, इसी तरह मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं और मैं कहूँ कि आप मुझे इसका आउटकम बता दें कि, और मैं बता दूं कि पहले P1 एग्जीक्यूट होगा या पहले P2, या मैं आपको ये कहूँ कि मैं स्लीप हटा दूं। ठीक है, हम स्लीप को यहाँ से रिमूव कर दें और हम स्लीप को यहाँ से भी रिमूव कर दें। ये यहाँ से भी हट गया और ये यहाँ से भी हट। मैंने आपको सीक्वेंस बता दी कि पहले 1 ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड पे ये होगा, लेट सपोज 4 पे ये होगा, फिर हम 5 पे गए, फिर हम 6 पे यहाँ आ गए। तो अब मुझे बताएं कि फाइनल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के किसी भी तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड रेस कंडीशन। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल?
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, रेस कंडीशन हमारे पास क्या होती है? रेस कंडीशन इज बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसपे फाइनल आउटकम क्या आएगा वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे। कि अगर लेट सपोज हम P1 पहले एग्जीक्यूट कर रहे थे तो टेम्प की वैल्यू 11 आ रही थी। अगर हम P2 को पहले एग्जीक्यूट कर रहे थे तो टेम्प की वैल्यू 9 आ रही थी। तो देखें हमारे पास आंसर तो एक ही होना चाहिए ना फाइनल आउटकम, लेकिन यहाँ पे हमारा फाइनल आउटकम डिफरेंट आ रहा है। और वो डिफरेंट किस चीज पर आ रहा है डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे, कि पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और फिर कौन सी स्टेटमेंट नेक्स्ट एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो शेयर है। अब दो प्रोसेसेस अपने अपने एंड पे इस शेयर्ड वेरिएबल को अपडेट करते चले जा रहे हैं। अब जो पहले एग्जीक्यूट होगा वो पहले अपडेट करेगा, जो बाद में एग्जीक्यूट होगा वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस कंडीशन की आप एक एग्जांपल अपने पास लिखना है, और सॉरी डेफिनेशन लिखना है। A race condition is an undesirable situation. मैं यहाँ पे इसको राइट करवा देती हूँ। A race condition is an undesirable situation that occurs when a system attempts to perform two or more operations at the same time. जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर की बेसिस पे डिपेंड कर रहा होता है कि क्या रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे रेस कंडीशन हम इसको क्यों कह रहे हैं? हम इसको रेस कंडीशन इसलिए कह रहे हैं कि दो प्रोसेसेस आर इन रेसिंग कंडीशन, कि टेम्प की वैल्यू मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, P2 कह रहा है टेम्प की वैल्यू मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। अब रिजल्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जो पहले एग्जीक्यूट होगा उसी की सीक्वेंस की बेसिस पे हमारे पास फाइनल आउटकम आएगा, जो कि दोनों ही केसेस में ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह रहे होते हैं। अच्छा, एक हमारे पास और कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन ये कह रहा है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम की एक मेन बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें उसकी तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस की। लेकिन हमारे पास अगर कोई ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड मेमोरी एरिया, तो उनके लिए उनके ही उसी प्रोग्राम में एक ऐसा एरिया होना चाहिए मेन बॉडी के अलावा, जिसमें शेयर्ड वेरिएबल की तमाम चीजें हम वहीं पे अपडेट कर सकें।
तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन इज एन एरिया ऑफ प्रोग्राम जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल से रिलेटेड जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हो वो क्रिटिकल सेक्शन में हो रहे हो, सो दैट हम किसी हद तक प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर सकें। अब वो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन किस बेसिस पे होगी? वो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन उस क्रिटिकल सेक्शन की बेसिस पे होगी। लेट सपोज हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस P1 एक प्रोसेस P2। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं वो तो मेन जैसे यूजली हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं वैसी हो, लेकिन जहाँ पे ये कॉमन वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए हम एक क्रिटिकल सेक्शन, एक एरिया बना लें इसी प्रोसेसेस के अंदर। मतलब प्रोसेसेस के अंदर ही हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन एक एरिया है जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकें और उस क्रिटिकल सेक्शन को हम सिंक्रोनाइज कर सकें। क्रिटिकल सेक्शन को सिंक्रोनाइज कैसे करें? लेट सपोज अगर ये काम मैंने क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ये वाला काम मैं क्रिटिकल सेक्शन में कर रही हूँ और सिमिलरली यहाँ पे मेरा क्रिटिकल सेक्शन ये एग्जिट हो रहा है लेट सपोज इस प्रोसेस का, और बाकी इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन के बाद इस प्रोसेस की अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो होंगी। तो एग्जिट कहाँ से हुआ? इस क्रिटिकल सेक्शन से। सिमिलरली P2 के लिए भी हम एक क्रिटिकल सेक्शन बना दें कि जिसमें हमारा जो शेयर्ड वेरिएबल है दैट शुड बी एक्सेसिबल इन दैट क्रिटिकल एरिया और क्रिटिकल सेक्शन। अब इसका क्रिटिकल सेक्शन यहाँ एग्जिट हो रहा है। अब क्रिटिकल सेक्शन ये क्या कह रहा है? क्रिटिकल सेक्शन ये कह रहा है कि जो हमारे पास रेस कंडीशन या जो प्रॉब्लम्स आ रही हो हम इन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना है यूजिंग दैट क्रिटिकल सेक्शन। अब ये क्रिटिकल सेक्शन क्या कह रहा है कि जब कोई एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद हो, कोई और प्रोसेस उसी शेयर्ड वेरिएबल के लिए उस क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं कर सकता। देखें लोकल वेरिएबल है हमारे पास टेम्प, प्रोसेस P1 के क्रिटिकल सेक्शन में टेम्प से रिलेटेड ही काम हो रहा है, प्रोसेस 2 के क्रिटिकल सेक्शन में टेम्प से रिलेटेड ही काम हो रहा है। पर एट अ टाइम अगर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है इस शेयर्ड वेरिएबल 10 के लिए, जब तक ये अपनी तमाम फंक्शनैलिटी कंप्लीट करके बाहर नहीं आ जाता, जब तक P2 उसी क्रिटिकल सेक्शन में काम नहीं कर सकता जिसमें वो शेयर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है जो क्रिटिकल सेक्शन अपने प्रोसेस के अंदर यूज करता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि हम लॉक लगा दें, हम टेस्ट एंड लॉक कंडीशन लगा दें। तो उसके लिए हम आगे जाके सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेसेस जो है वो डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है। सो क्रिटिकल सेक्शन ये कह रहा है कि जो शेयर्ड वेरिएबल है उसको अपने प्रोसेसेस में इंडिपेंडेंटली यूज करने के बजाय आप अपने प्रोसेसेस में एक सेक्शन बना लें, एक ब्लॉक बना लें जिसके अंदर आप उस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करवाएं। और फिर इस क्रिटिकल सेक्शन के कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जो हम देखेंगे, जो कि हमें ये बता रहे होते हैं कि अगर ये चारों के चार क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली इज अ प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन पे है, इसने एग्जीक्यूट किया और स्लीप आ गया तो फिर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होगा और क्रिटिकल सेक्शन इसका यूज होना शुरू होगा, अगेन रेस कंडीशन फिर भी आएगी। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कुछ चार बेसिक कंडीशंस हैं जिस पे हम अगर वो चारों अप्लाई हो जाती हैं तो हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। पहले हम क्रिटिकल सेक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अ क्रिटिकल सेक्शन? सो अ क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट is a code segment where the shared variable so 10 minutes में मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। where the shared variable can be accessed। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एटॉमिक एक्शन, एटॉमिक ऑपरेशंस, या हम एक्शन कह लें एटॉमिक एक्शंस is required in a critical section। CSMS को यूज करेंगे। That is, अब ये क्या है? एटॉमिक, only one process can execute in its
critical section at a time. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये कंडीशन है कि हमने क्रिटिकल सेक्शन बना दिया। अब अगर प्रोसेस 1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है और अगर इसमें कोई स्लीप ऑपरेशन आ जाता है और इसने एग्जिट नहीं किया, यानी कि अभी अपने क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, तो क्या हो, तो प्रोसेस 2 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। प्रोसेस 2 वेट करेगा जब तक तमाम प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करके वापस नहीं आ जाए। तो इस केस में अगर हम कह रहे हैं कि इस पे क्रिटिकल सेक्शन पे ये एटॉमिक एक्शन वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो P1 एग्जीक्यूट होगा क्रिटिकल सेक्शन में, A की वैल्यू 10 की इक्वल हुई, A 10 हो गया, A प्लस प्लस हो गया, A 11 हो गया। अब A कुछ टाइम के लिए स्लीप मोड पे चला गया, ब्लॉक हो गया। उस टाइम पे प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, लेकिन वो अपने क्रिटिकल सेक्शन वाली जो स्टेटमेंट है उसमें एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो सकता है वो उसमें वर्क कर रहा हो। वो हम व्हाइल की लूप के थ्रू देखेंगे कि कैसे व्हाइल लूप इसको जो है वो अपने पास जो है वो वेटिंग स्टेट पे रखेगा कुछ टाइम के लिए। जैसे ही इसका स्लीप खत्म होगा, प्रोसेस P1 वहीं से एग्जीक्यूट करेगा जहां से इसने छोड़ा था। उसके बाद जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट कर जाएगा, फिर जब ये स्लीप पे जाएगा, फिर कोई और प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। मीन एट अ टाइम कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम ये अचीव कैसे करें, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन इटसेल्फ क्या है, इसमें भी हमने क्रिटिकल सेक्शन तो बना दिया, लेकिन अब कोई भी प्रोसेस जब स्लीप पे गया तो हम कैसे रोकेंगे कि वो इस क्रिटिकल सेक्शन पे ना जाए, क्योंकि हम तो सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए थ्रू विच हम डिफरेंट प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फॉलोइंग कंडीशंस हैं। Following conditions are the solution for critical section problem. वो क्या है हमारे पास? Following conditions are solution for critical section problem. फर्स्ट वाली तो मुझे आप ही बताएंगे। जो फर्स्ट वाली कंडीशन है दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है? डेडलॉक में पढ़ा था ना हमने। व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन? जी क्लास, व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? ठीक है, अब हम यहाँ पे क्योंकि हम क्रिटिकल सेक्शन में जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, सो हम कह रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ कंडीशन इन विच ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन इट क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। ये सबसे प्राइमरी हमारे पास कंडीशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या है कि ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम, only one process at a time can be executed in its critical section. अगर कोई और प्रोसेस को भी उसकी CS क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस चाहिए, सो दैट प्रोसेस शुड वेट अंटिल वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री नहीं हो जाता। बिल्कुल एटीएम वाली एग्जांपल, अगर एटीएम में कोई पर्सन अंदर एंटर है तो जब तक वो बाहर नहीं आएगा दूसरा कोई और पर्सन अंदर एंटर होकर अपनी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो एट अ टाइम कोई एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा। एट अ टाइम कोई एक ही पर्सन जो है वो एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। जब उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी वो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर्सन कोई एंटर हो सकता है। अगर कोई और प्रोसेस बाहर और लोग वेट कर रहे हैं तो उनका वेट कब खत्म होगा, जब तक आपके पास एटीएम फ्री नहीं हो जाता। वो एक प्रोसेस, वो एक पर्सन जब तक एटीएम का एक्सेस छोड़ नहीं देता, उसको रिलीज नहीं कर देता, कोई और प्रोसेस यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है, ये प्रोग्रेस क्या कह रही है? ये प्रोग्रेस ये कह रही है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा तो वो दूसरे प्रोसेसेस को उसमें एक्सेस होने से रोक नहीं सकता। ये एक प्रोग्रेस है। इन अदर वर्ड्स एनी प्रोसेस कैन एंटर अ सिलेक्शन क्रिटिकल सेक्शन इफ इट इज फ्री। लेट्स सपोज
जैसे एटीएम की एग्जांपल लेते हैं। अब अगर एटीएम जो है वो फ्री है, मतलब कोई अंदर एंटर नहीं हुआ, तो कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्सन दूसरे को रोकेगा कि नहीं तुम अंदर एंटर नहीं हो सकते। जब जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा तो कोई भी प्रोसेस वहां पे उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कह रही है कि जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद नहीं है और कोई और प्रोसेस, अनदर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना चाह रहा है, तो प्रीवियस प्रोसेस उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, इसकी मैं आपको एक्सप्लेन छोटी सी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। इफ अ प्रोसेस is not using the CS critical section, then it should not stop any other process from accessing it. ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्रेस हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन इज बाउंडेड वेटिंग। बाउंडिंग वेटिंग हमें क्या कह रही है कि हमारे पास हर प्रोसेस का कोई लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम के अंदर अंदर उसको क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि वो एंडलेसली इनफिनाइट टाइम तक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का वेट करता रहे और उसका कभी टर्न ही नहीं आए। तो देयर शुड बी अ बाउंडेड वेटिंग टाइम। लेट अज्यूम हम जैसे एटीएम पे जाते हैं, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी अंदर मौजूद है, तो हम एज्यूम कर रहे होते हैं, क्या एज्यूम कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम अगर अभी ट्रांजेक्शन स्टार्ट भी की होगी तो विद इन 3 to 4 मिनट्स, या बहुत हो गया तो 5 मिनट्स के बाद मुझे एक्सेस मिल जाएगा एटीएम का। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई क्यू में खड़े होते हैं, जैसे लेट सपोज हम कहीं शॉपिंग करने गए हैं, अब क्यू में खड़े हैं बिलिंग के लिए, तो अगर मेरा थर्ड फोर्थ नंबर है तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि 10 विद इन 10 मिनट्स मेरा टर्न आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि मैं वहाँ क्यू में खड़ी हूँ और वो जो पर्सन है, सेल्स पर्सन, वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। अब मौजूद ही नहीं है तो वो तो एक इनफिनाइट टाइम है ना, कि वो कब आएगा और कब वो ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करेगा और लोग क्यू से अपने अपने काम प्रोसेस करके बाहर हो जाएंगे। सो देयर शुड बी अ बाउंडेड वेटिंग। हर प्रोसेस को पता हो कि अगर वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, जिसमें उसको क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिल जाएगा। सो दैट कंडीशन इज बाउंडेड वेटिंग, के हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम मिला जाए जिसके अंदर उसको क्या हो जाए, जिसके अंदर उसको जो है वो एक्सेस मिल जाए उसके क्रिटिकल सेक्शन का। ठीक है, तो ये हमारे पास बाउंडेड वेटिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ईच प्रोसेस must have a limited waiting time. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे।